Behavior of electric dipole in non-uniform electric field. देखिए ध्यान से, एक Q नॉट चार्ज है और इससे R डिस्टेंस पर एक डाइपोल है -Q +Q। अब सोचो और फिर सोच करके मुझे बताना कि यहां जो डाइपोल दिख रहा है ये क्यू नॉट चार्ज के कारण इस डाइपोल पे फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बारे में विचार करना है। ये डाइपोल पे प्लस क्यू नॉट चार्ज के कारण फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, -Q को एट्रैक्टिव फोर्स फील आएगा, ये ऐसे मैं कह देता हूं Q इंटू E1। आप यदि माइनस प्लस में उलझे तो उससे बेहतर है। और दूसरा फोर्स यहां देखो, Q इंटू E2। ये मैंने E1 E2 क्यों लिखा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप तो बताइए मुझे। क्या दोनों जगहों पर Q नॉट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक जैसा होगा या अलग अलग? अलग अलग। अलग अलग। तो ध्यान से देखिए, यदि मैं डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करना चाहता हूं, कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा Q इंटू डेल्टा आर। और फोर्स की यदि मैं बात करता हूं तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे आप? F नेट ऑन डाइपोल QE1 में से QE2 हटा लोगे। अच्छा, ज्यादा ताकतवर कौन सा होगा, QE1 वाला या QE2 वाला? QE1। क्योंकि नजदीक में फील्ड Q नॉट का ज्यादा ताकतवर होगा। -Q यदि मैं कॉमन ले लूं तो आगे आ जाएगा E2 माइनस E1। ध्यान देना, E2 माइनस E1 को मैं डेल्टा E कह सकता हूं। डेल्टा R से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -Q इंटू डेल्टा R हो गया P। और डेल्टा R यदि बहुत छोटा है तो उसे लिख सकते हैं डेल E बाई डेल R। तो हमने नेट फोर्स डाइपोल पे कितना देखा, P इंटू डेल E बाई डेल R। और माइनस साइन केवल ये बताने के लिए था कि अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। मैथमेटिकल वैल्यू देखिए, यदि F का वैल्यू आप लिखना चाहते हैं तो याद करिए, E जो लिखते Q नॉट के कारण वो क्या लिखते, KQ नॉट बाई R स्क्वायर। डेल E बाई डेल R क्या हो जाएगा,
के क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, डेल आर टू दी पावर -2 बाई डेल आर हो जाएगा। डेल माने पार्शियल डिफरेंशिएशन, या डी भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी अभी नहीं है। माइनस के क्यू नॉट बाई एक -2 आता और के क्यू नॉट बाई आर क्यूब हो जाता। 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है -2 बाई आर क्यूब। और जब ये आ गया, अब फोर्स कैसे लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे P, एक माइनस पहले से था, ट्वाइस के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। फोर्स का ये वैल्यू आ गया, ये फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू -P डेल E बाई डेल आर। नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। और ये वैल्यू हमने अभी देखा P डेल E बाई डेल आर, माइनस डायरेक्शन के लिए है, ना भी रहे तो चलेगा। पहले इतना अंदाजा लगे कि फोर्स यूनिफॉर्म फील्ड में तो 0 होता था, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में प्लस क्यू माइनस क्यू पे अलग अलग फील्ड का फोर्स का वैल्यू अलग अलग होने के कारण वो कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ डेल आर से मल्टीप्लाई किया गया है और डेल आर से डिवाइड किया गया, और Q इंटू डेल आर को P कह दिया गया, डेल ई बाई डेल आर को डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिख दिया गया, डेल ई बाई डेल आर, डेवा ई बाई डेवा। तो सोच के देखिएगा, क्या डायपोल में रोटेट करने की कोई टेंडेंसी आएगी? डायपोल को एक रॉड पे किनारे पर चिपके चार्ज के डंबल के जैसे देखिए। इस डंबल के माइनस चार्ज को लेफ्ट खींचा गया, प्लस चार्ज को राइट धकेला गया उसके लेंथ के लॉन्ग, तो क्या ये रोटेट करेगा या केवल ट्रांसलेट करने की सोचेगा? ट्रांसलेट। तो यहाँ पर यदि कोई कहे कि टॉर्क कितना होगा, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में टॉर्क 0 दिख रहा है। पेज में चेंज करूं? यस सर। इसके देखने का
एक नजरिया और है। यहां देखिए एक डाइपोल, डाइपोल से r डिस्टेंस पे यहां पर है प्लस क्यू नॉट चार्ज, फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डाइपोल। सॉल्व करते वक्त कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डाइपोल इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड at place of Q naught due to the dipole P। आपको यदि फोर्स चाहिए Q नॉट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद करिए क्या लिखते थे एक्सियल पोजीशन में, 2kp बाई r क्यूब। और एक बड़ा मेहनती इंसान था न्यूटन, और आप याद करिए बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू डाइपोल इक्वल्स टू फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू नॉट। और पिछले पेज पे एक बार चल के देखिए, पिछले पेज पे कितना फोर्स आया हुआ है, P 2k क्यू नॉट बाय आर एस, आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा आर क्यूब, P 2k क्यू नॉट बाय आर क्यूब, P 2k क्यू नॉट बाय आर क्यूब, प्लीज करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि ये डेल ई बाई डेल आर का वैल्यू आया था और P को डेल ई बाई डेल आर से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ आया है F इक्वल्स टू P 2k क्यू नॉट बाय आर क्यूब। ये था डाइपोल पे क्यू नॉट के कारण फोर्स। और अगले पेज पे हमने क्या निकाला है, डाइपोल के कारण क्यू नॉट पे फोर्स। तो दोनों फोर्स तो एक ही आने वाला है ना, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है जितना P क्यू नॉट पे लगाएगा फोर्स उतना ही क्यू नॉट P पे लगाएगा फोर्स। तो क्वेश्चन के सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया, तो रिजल्ट फिर से हमारे सामने वही है, 2kp क्यू नॉट बाय आर क्यूब। ये दोनों रास्ते जिनको समझ में आए हैंड राइज करें प्लीज। देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है, आपको बताना है फाइंड
डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स and net torque on dipole shown ये जो डाइपोल दिख रहा है, इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू नहीं पूछा गया, डायरेक्शन पूछा गया है। पहले मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म दिख रहा है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो आप ये बताइए, इस पे ज्यादा ताकतवर फोर्स कौन सा होने वाला है? माइनस क्यू पे लगने वाला या प्लस क्यू पे लगने वाला? माइनस क्यू। तो इसमें नेट टेंडेंसी लेफ्ट की तरफ आने की हो सकता है। और इसमें रोटेशन कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो, ये जो रॉड है लाइट, उसके किनारे पर च्युइंगम की तरह आपने चार्ज चिपका दिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसके कारण ये रॉड वाला चार्ज का सिस्टम कैसे घूमना चाहेगा? क्लॉकवाइज। डाइपोल को समझिए, ब्लू कलर का एक लाइट रॉड, उसके ऊपर दो किनारों पे चार्ज चिपका दिया, ये बन गया एक सिस्टम डाइपोल। और अब ये रोटेशन इसमें किस तरह का दिखेगा? तो क्लॉकवाइज। और नेट फोर्स का डायरेक्शन यदि हम देखना चाहते हैं, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन, ये जो दो वेक्टर्स हैं इन्हीं का रिजल्टेंट, एक वेक्टर इधर था, सेंटर ऑफ मास पे यदि लगता हुआ दिखा दें फोर्स, तो एक वेक्टर इधर था, ये ज्यादा ताकतवर वेक्टर था, तो रिजल्टेंट इस बीच में कहीं आ जाएगा, जिसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक लेफ्ट की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो डायरेक्शन दिखने लगे तो वो भी बहुत है कि फोर्स होगा या नहीं होगा, होगा तो डायरेक्शन क्या होगा। ये डायग्राम बना करके बस केवल आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना जरूरी नहीं है, 100 क्वेश्चन में एक में कहीं काम आता है। यदि हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके तीन टुकड़े हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। और पी एक वेक्टर है डाइपोल, तो उसके भी तीन टुकड़े हो सकते हैं, पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। तो यदि ई एक्स जो है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करने वाला एक फंक्शन है, तो जो डाइपोल पर फोर्स लगेगा एफ एक्स, वो ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस पी वाई डेल ई एक्स बाई डेल वाई
प्लस पी जेड डेल ई जेड बाई डेल जेड। ये हीरोडोप में फॉर्मूला दिया गया है और एडवांस में टच करे कभी भविष्य में, अभी आज तक नहीं टच किया है। इधर उधर किताबों में तो नहीं, लेकिन एडवांस के लेवल के जब पेपर आप देते हैं कभी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है। सर एक बार पिछला पेज दिखा दें। ये आज वाला जो टॉपिक है मेनली सारा, उसमें ये पार्ट जो अभी है ये तो निश्चित रूप से केवल एडवांस के लिए। जब किसी डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो ये केवल एक्स पे लगने वाला फोर्स आपने लिखा है। इसी तरह वाई जेड पे भी फोर्स क्या होगा, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट आप लिख सकते हैं। ये पहले नोट कर लीजिए, फिर पिछला पेज भी दिखा देता हूं। यहाँ सॉरी, ये ई एक्स ही रखिएगा, ये सारा ई एक्स है। नीचे ई एक्स को एक बार एक्स से डिफरेंशिएट किया, ई एक्स को एक बार वाई से डिफरेंशिएट किया, ई एक्स को एक बार जेड से डिफरेंशिएट किया। हटाऊं ये पेज? यस सर। ये पेज भी हटाऊं? यस सर। एक यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, पॉइंट चार्ज है Q और इसका आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। यहाँ एक R रेडियस का एक स्फीयर देखते हैं। और स्फीयर से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा ये जानना चाहते हैं। तो सोचने का क्या तरीका था अपने पास? एक छोटा सा एरिया लेते थे, कह देते थे डेल्टा ए, और वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखते थे, एरिया का वैल्यू आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ देखते थे। एरिया वेक्टर देख लो ब्लू कलर का। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते? उसी जगह वो तो रेडियस के ही अलोंग लिखते थे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जब हमें फ्लक्स चाहिए
स्फीयर के लिए तो पहले छोटा फ्लक्स छोटे से एरिया का पता कर लें और फिर समेशन अप्लाई कर दें। और उसके लिए क्या लिखते थे, E इंटू डेल्टा ए, समेशन का ही दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन। नहीं अच्छा लगे तो समेशन आप रख सकते हैं। छोटे छोटे जो टुकड़े होते, ई का वैल्यू देखिए, ई और डेल्टा ए एक ही डायरेक्शन में है, इंटू कॉस 0। ई का वैल्यू लिख रहे हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर डेल्टा ए। आप यदि फ्लक्स स्फीयर का लिखना चाहते हैं, स्फीयर के हर एक पॉइंट पर के क्यू बाय आर स्क्वायर एक ही जैसा होगा, समेशन डेल्टा ए। सारे छोटे छोटे टुकड़ों के एरिया को इकट्ठा कर लेंगे तो ए आ जाएगा टोटल। और आप जानते हैं टोटल एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और के का वैल्यू भी आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो स्फीयर का हमें दिखने लगा वो कितना दिखने लगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर कट गया, ये 4 पाई चला गया। हर एक जगह छोटा छोटा आप एरिया लेते चलिए और ये उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखते चलिए और देखिए क्या आता है वैल्यू। ऐसे ही सम होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच हर एक जगह 0 डिग्री भी दिख रहा है, और ई तो हर एक जगह एक जैसा होगा, कॉमन आ गया, समेशन डेल्टा ए हो गया। ए एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर और के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स लिखना जिन जिन के समझ में आ गया हैंड राइज करें प्लीज। अब इसका एक बार और समझाऊं मैं। स्वयं एक बार और समझाऊं। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ मुझे बताइए, फ्लक्स किसको कहते थे? तो नंबर ऑफ लाइन जो सरफेस से गुजरता था। यहाँ गौर करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए और मुझे बताइए तो कौन से सरफेस का गुजरने वाले नंबर ऑफ लाइन ज्यादा मिलने वाला है? ये ग्रीन का फ्लक्स ज्यादा मिलेगा या ब्लू वाला फ्लक्स या ये रेड वाला फ्लक्स? कौन ज्यादा होना चाहिए, 5 1 या 5 2 या 5 3? किससे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन गुजर रहे हैं? 5 अच्छा गिनती करके देखिए तो ग्रीन वाले से कितने लाइन गुजर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? सर सबसे इक्वल नहीं हो रहे। तो ग्रीन वाले स्फीयर से गुजर रहे हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्लू वाले से भी वही 8 और रेड वाले से भी वही 8। क्या ये सारे एक जैसे नहीं गुजर रहे हैं? और वैसे भी निकल करके कितना आया है स्फीयर से गुजरने वाला अभी? सर क्यू बार एप्सिलॉन नॉट। क्या ये आर पे डिपेंड कर रहा है? सर तो यहाँ एक थ्योरम आता है जिसे कहते हैं गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with any closed surface is equals to the 1 by epsilon naught times total charge present inside it. मीन्स कि फ्लक्स जो देखते हैं क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड टोटल, इसको कैसे लिखेंगे? तो ई डी ए और समेशन का ही दूसरा फॉर्म है इंटीग्रेशन, और क्लोज्ड सरफेस दिखाने के लिए ये ऐसे सर्किल बना देते हैं इंटीग्रेशन साइन पे, और ये किसके बराबर लिख देते हैं? Q इनसाइड, इनसाइड जो चार्ज होगा उनका अलजेब्रिक सम टोटल वैल्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास है एक लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड जो टोटल फ्लक्स होगा वो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? टोटल चार्ज जो सरफेस के भीतर मौजूद है उसके। हो गया सर। आप ये पॉइंट देखिए इस डायग्राम में, यहाँ एक सरफेस लिया गया है S, जिसके आसपास ऐसे चार्ज दिख रहा है। ये जो सरफेस S लिया गया है, इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? तो हम क्या लिखेंगे? या तो E डॉट डी कैलकुलेट करेंगे, या कैलकुलस अप्लाई करने में दिक्कत होगा तो ये लिखेंगे Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए इनसाइड में कौन कौन मौजूद दिख रहा है?
Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3. तो ये हो जाएगा वैल्यू टोटल फ्लक्स का। ध्यान ये रखिएगा कि आउटसाइड कितने चार्ज हैं, कौन चार्ज हैं, उन पे क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निर्भर नहीं करता। लेकिन दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहीं भी जो आप एरिया वेक्टर लेंगे और वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा, तब तो उनका डॉट प्रोडक्ट आप देखेंगे और फिर समेशन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ई जो होता है वो इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेज। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्पेस की प्रॉपर्टी है, प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड बोथ। जब बात करते हैं ई लिखने के लिए, तो ई स्पेस के पॉइंट की प्रॉपर्टी होता है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पर होगा, चाहे भीतर के चार्ज हो चाहे बाहर के चार्ज हो, सबका। इट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड बोथ। लेकिन जब आप बात करते हैं गॉस लॉ के राइट साइड वाले डाटा की, तो उसमें केवल आता है Q inside by epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हैं ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड और आउटसाइड बोथ। और इक्वेशन के राइट साइड में जो आप देख रहे हैं चार्ज, वो केवल आपके जो गॉसियन सरफेस आपने चुना है, जो क्लोज्ड सरफेस आपने चुना है, उसके भीतर जो चार्ज प्रेजेंट है केवल उनका वैल्यू। ये जो क्लोज्ड सरफेस लेते हैं आप, is called Gaussian surface in this case। ये जो क्लोज्ड सरफेस जो चुनते हैं आप, उसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बनाकर पूछ देता है कि ई का वैल्यू किसके कारण लिया जाएगा, केवल गॉसियन सरफेस के भीतर वाले चार्ज के कारण या भीतर और बाहर सबका नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है। वहां 1 कूलम इमेजिन करते हैं, उस पे जो नेट फोर्स लगता है, चाहे भीतर चाहे बाहर, सबका रिजल्टेंट इफेक्ट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं। ये पेज चेंज करूं? यस सर। ये एक गॉसियन सरफेस है, -10 माइक्रोकूलम +15 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम
-7 माइक्रोकूलम प्लस 18 माइक्रोकूलम। ये जो ग्रीन वाला गॉसियन सरफेस है, इससे एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा? 7/epsilon naught microcoulomb. तो सॉल्व करिए, क्या लिखते हैं? Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 15 + 2 - 10 माइक्रो बाई एप्सिलॉन नॉट 7 × 10⁻⁻6 बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना ऐसा यूनिट में वैल्यू आ जाएगा। ये फ्लक्स जो होगा ना, तो फ्लक्स आपने कहा है E.A, ई का यूनिट होता था न्यूटन पर कूलम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट हो जाएगा फाई का, लेकिन इसके लिए टर्म यूज कर लेते हैं वेबर। वेबर न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये वेबर हो जाता है यूनिट फ्लक्स का, ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया हुआ मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर क्लोज्ड सरफेस से यदि लाइन बाहर आता दिखे तो क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। क्लोज्ड सरफेस पे सारा लाइन भीतर जाता दिखे, सर ऐसा कैसे होगा? यदि क्लोज सरफेस के भीतर डोमिनेटिंग चार्ज या टोटल चार्ज निगेटिव हो तो ज्यादा लाइन भीतर जाता दिखेगा, तो टोटल फ्लक्स निगेटिव आएगा। और जितना लाइन भीतर जाए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आता दिखे तो टोटल फ्लक्स 0 आ जाएगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि लाइन भीतर भी जाए और बाहर भी आए? अच्छा सोचो, ये -Q और ये +Q, ये एक डाइपोल और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको याद आ गया। अब मुझे बताइए कि यदि यहाँ आप गॉसियन सरफेस कोई ले लेंगे, इस गॉसियन सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? Sir, 0. ऐसा क्यों लग रहा है? सर जितना बाहर जा रहा है क्योंकि Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट में आपने देखा -Q + Q बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। और प्रैक्टिकली डायग्राम से देख रहे हैं जितना लाइन बाहर निकल रहा है उतना ही लाइन एस वाले सरफेस के भीतर भी जा रहा है, तो भी 0। तो यदि किसी क्लोज्ड सरफेस से एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स 0 होगा, क्या इसका मतलब हम ये मान लें कि कोई लाइन ना तो आ रहा है ना ही कोई लाइन भीतर जा रहा है? क्या हम ये मान लें कि सरफेस पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है? या क्या हम ये मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगा ही नहीं, हर एक जगह 0 होगा? तो ऐसा नहीं है कि टोटल फ्लक्स यदि किसी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड 0 है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि जितने लाइन सरफेस में भीतर गए होंगे उतने ही बाहर आए होंगे।
जहां पर वो बाहर आता होगा वहां पर ई डॉट डी एस में भी पॉजिटिव आ जाए, जहां भीतर जा रहा हो वहां निगेटिव आ जाए ई डॉट डी एस, और सम होकर के वो 0 हो जाए। एक कंसेप्ट है जो कहता है गॉसियन सरफेस नेवर पास थ्रू ए point charge. It can pass through a region having continuous charge distribution. पॉइंट चार्ज से होके नहीं गुजर सकता गॉसियन सरफेस। एक कंसेप्ट की तरह इसे ध्यान रखिए। लेकिन जहां कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे किसी जगह से गुजर सकता है गॉसियन सरफेस। ये एक एग्जाम्पल में क्यूब है, उसके सेंटर पे है चार्ज क्यू नॉट। फाइंड क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स आपको बताना है। और एनी वन फेस ऑफ क्यूब। Q by 6 epsilon naught और फिर Q by epsilon naught और Q by 6 epsilon naught। तो बहुत बढ़िया। क्यूब का तो आप लोग जानते हैं, फाई क्यूब क्या हो जाता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, भीतर एक क्यू ही है क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यूब में फेस कितने हैं, ये कहां पर चार्ज है तो सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे बैठा हुआ है चार्ज। तो यदि सेंटर ऑफ द क्यूब पे चार्ज बैठा हुआ है तो वहां से मान लो तीर निकल रहा है, एरो, तो हर एक फेस से एक जैसा गुजरेगा। फाई वन फेस जो हो जाएगा 1/6 ऑफ फाई क्यूब के बराबर, क्योंकि सोच लीजिएगा कितने फेस है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके दीवार गिन लीजिए, फर्श देखिए, सीलिंग देखिए, छत देखिए, 4 दीवार हो गए, एक छत हो गया, एक फर्श हो गया, तो 6 फेस होंगे सिमेट्री। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। जिन लोगों के ये समझ में आ गया हैंड राइज कर दें प्लीज।
पार्थ, आज आपका पहला लेक्चर है? नहीं सर। ये पॉइंट क्लियर है? एक बार और यस। समझाऊं? नहीं बहुत सर, आ बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। अविष्का, एक बार मैं समझाऊं इस पॉइंट को? स्वयं नो सर। ओके, यहाँ चेक करिए। यदि आपने देखा चार्ज Q0 को रखा हुआ सेंटर ऑफ वन फेस पर, और फिर यहां पूछा गया ये क्यूब से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा। तो क्यूब तो एक क्लोज सरफेस हो सकता था। बताइए, इस Q0 को आप सरफेस के भीतर मानते यदि इस क्यूब को गॉसियन सरफेस मान लूं तो, या इस Q0 को सरफेस के बाहर मानेंगे? गॉसियन सरफेस इस क्यूब को मान सकते हैं या नहीं? सर मान सकते हैं। तो इस Q0 जो छत पे चिपका हुआ है उसको इस गॉसियन सरफेस के भीतर मानोगे या बाहर मानोगे? सर अंदर मानेंगे। बाहर क्यों नहीं मानोगे? सर बाहर मानेंगे तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो भीतर क्यों मानोगे? 0 भी तो आंसर हो सकता है। दरवाजे पर कोई खड़ा हो जाए और फिर वो पूछे बताओ मैं भीतर हूं घर के या बाहर हूं, तो क्या बोलोगे? कि भाई मुश्किल है ये जवाब देना। कहीं का नहीं। तो पिछले पेज पे आओ और चेक करो, यहाँ मैंने क्या लिखवाया है डब्बे में। गॉसियन सरफेस नेवर पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज। डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज कर दो अपने अपने कॉपी पे, थ्रू ए डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज। कोई यदि फिक्स एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है अकेले, तो उससे गॉसियन सरफेस नहीं गुजरेगा, क्योंकि यदि उससे गॉसियन सरफेस गुजरेगा तो उस चार्ज को तुम काउंट नहीं कर पाओगे भीतर या बाहर, जिसके कारण तुम्हारा गॉस लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो क्या ये लाइन इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई? गॉसियन सरफेस कहां से नहीं गुजरेगा? डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से। डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस आप गुजरता नहीं मानोगे। लफड़ा ये होगा यदि तुमने ऐसा कर दिया, यदि तुमने इस क्यूब को गॉसियन सरफेस मान लिया तो Q0 उस सरफेस पे मौजूद है। सरफेस पर मौजूद है का मतलब ना तो उसको भीतर कह सकते हो ना बाहर। ऐसा तो है नहीं कि यहां से ये तीर नहीं फेंक रहा होगा, तीर तो चल ही रहा होगा। सरफेस पे E.ds कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होता है एक ट्रिक यूज करते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक डब्बा है, ऐसे ही एक डब्बा और ऊपर ला कर रख देते हैं। और अब मुझे बताओ ये जो Q0 है
इस क्यू नॉट से जब तीर निकलेगा तो जितना तीर नीचे वाले डब्बे से गुजरा उतना ही तीर क्या ऊपर वाले डब्बे से भी गुजरेगा, ये श्योर हो? फाई दो क्यूब से एसोसिएटेड कितना मिला तुम्हें? क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ड्यू टू सिमेट्री फाई 1 क्यूब से गुजरने वाला कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये ट्रिक समझ में आया? यस सर। यस। हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि केवल कोई डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज यदि है तो वो गॉसियन सरफेस जो आप चुने हैं उस पे अलाइन नहीं करें। तो ये एक क्यूब तो गॉसियन सरफेस से नहीं मान सकते थे, तो मैंने क्या किया, उस क्यूब के ऊपर एक और क्यूब रख दिया और अब उसका आउटर सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लिया। तो टोटल फ्लक्स जो एसोसिएटेड है वो हो गया क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन। और ड्यू टू सिमेट्री दोनों क्यूब से एक ही जैसे लाइन गुजरेंगे, तो एक क्यूब का हो जाएगा उसका आधा। गॉसियन सरफेस एक क्यूब वाला यहाँ नहीं हो सकता था, लेकिन दो क्यूब का जो आउटर सरफेस लेकर हम देखें अब वो गॉसियन सरफेस हो सकता था। इसीलिए 2 क्यूब सिस्टम में आपने गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट उसका वैल्यू मिल गया। पेज चेंज करूं? यस सर। सर एक सेकंड। अब चेंज करूं पेज? यस सर। यस सर। यही एग्जांपल देखिए, ये है एक फ्लास्क और फ्लास्क के ऊपर मुहाने के सेंटर पे रखा हुआ है क्यू नॉट चार्ज, और इस फ्लास्क से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है कितना होगा। सर वही सेम होगा 1/2 क्यू तो नॉट एप्सिलॉन। तो बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, क्यू नॉट जहां रखा है वहां से तो गॉसियन सरफेस नहीं गुजरना चाहिए, तो दुकान से एक और फ्लास्क खरीद के ले आएंगे और ऊपर में उसे रख देंगे। अब ये जो तीर मार रहा होगा, इससे एरो निकलते देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जितने ऊपर वाले को क्रॉस करेगा उतने ही नीचे वाले से, तो फाई 2 फ्लास्क सिस्टम के लिए हो गया क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। और ड्यू टू सिमेट्री 1 फ्लास्क के लिए 1/2 ऑफ क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिए।
यहां देखिए, इस क्यूब के एक वर्टिसेस पे चार्ज रखा हुआ है Q0, और ये फ्लास्क से एसोसिएटेड, ये क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जानना है हम। Sir, Q by 24 epsilon. और सोचो, तो क्या लगता है कितने क्यूब की आवश्यकता है जिससे अपना काम चल जाए और ये सेंटर पे दिखने लगे? तो मैं Q0 के अगल बगल 3 क्यूब और रख देता हूँ, Q0 के अगल बगल Sir, टच Q करता by हूँ। 8 epsilon naught. हाँ, तब भी ये सेंटर पे आया लेकिन सरफेस पे है, टॉप सरफेस पे, तो 4 इसके ऊपर और रखने पड़ेंगे। तो 8 क्यूब सिस्टम के लिए जब देखोगे तो Q0 सेंटर पे होगा। तो 1 क्यूब के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8 ऑफ Q0 by epsilon naught। पहले फील करो, ये 8 क्यूब दिखे तब तो। 4 क्यूब लेने के बाद वो कहां पर पहुंचा? छत पे पहुंचा है, छत के सेंटर पे। और 4 क्यूब उसके ऊपर से रख दोगे तब वो 8 क्यूब के सेंटर पे मौजूद होगा, और 8 क्यूब के आउटर सरफेस को गॉसियन सरफेस मान सकते हो। जिन लोगों को ये दिख गया वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया अविष्का, बहुत बढ़िया अनुष्का। अरे वाह लक्षिता, बहुत बढ़िया। अधिकतर बच्चों ने हैंड राइज किए हैं, समझ में आया है, बहुत बढ़िया। देव्यांश, क्या एक बार मैं और समझाऊं बालक? सर एक बार और समझा दो। मुझे ये बताओ कि यदि क्यूब के बगल वाले फेस के सेंटर पे यहां मैं चार्ज रखता, तब कितने क्यूब की आवश्यकता होती इसको सेंटर पे लाने में? सर एक की। एक की, तो एक मतलब एक इसके बगल में और रख देते तो 2 क्यूब से ये भीतर आ जाता सेंटर पे, यही ना? यस सर। लेकिन यदि वर्टिसेस पे है तब कितने क्यूब चाहिए? प्रैक्टिकली सोचो ना, कितने क्यूब से उसको तुम भीतर ले सकते हो, इस कॉर्नर वाले क्यूब को? तो तुम्हें 4 तो दिख रहा है ना? इधर यस सर। बगल में ले लो, वैसे ही उधर भी बगल में ले लो 2 क्यूब और। लेकिन ये क्या सेंटर पे आ गया या छत पे आ गया? सर छत पर आ गया ये तो ये छत पे आ गया, तो इसको तो अभी गॉसियन सरफेस चारों क्यूब को लेकर के नहीं मान सकते। तो और कितने क्यूब डाल दो जिससे कि ये सेंटर पे आ जाए और ढक जाए, क्लोज सरफेस के भीतर पहुंच जाए। इसके ऊपर में 4 ब्लॉक और रख दो ना ऐसे ही। ठीक करो, 4 और ब्लॉक रख दोगे तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि फिर वो सेंटर पे आ जाएगा? सर। 8 क्यूब के सेंटर पे जब ये है और वहां से तीर धनुष लेके तीर फेंका गया चारों तरफ, तो सारे क्यूब से तो एक ही नंबर गुजरेंगे। तो टोटल जो 8 क्यूब वाले सिस्टम का होगा फ्लक्स, वो Q0 by epsilon naught। तो एक क्यूब का कितना हो जाएगा? 1/8 Q0 by epsilon naught, क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो जितने तीर
8 से गुजरा, 1 से उसका 1/8 गुजरा होगा। ये है, ध्यान देना, एक हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस। आपको ये सोचना है कि यदि यहां पर मैं कोई चार्ज रखूं इसके डायमीटर पे बाहर, तो इस चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के फ्लक्स को काउंट करते वक्त? नहीं होगा सर। तो ध्यान से देखो, इसके कारण जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेंगे वो एक बार इन होगा और एक बार आउट होगा। ध्यान देना, एक बार इन होते दिखेगा हेमिस्फेरिकल सरफेस में और एक बार आउट होते दिखेगा। तो जहां इन हुआ वो निगेटिव कंट्रीब्यूशन देगा और जहां आउट आ रहा है वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देगा मोस्टली। तो टोटल जो आएगा वो 0 कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स के काउंटिंग में। मींस इस क्यू नॉट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं वो 2 बार कट करके गुजर जा रहा है इस सरफेस से। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस से यदि एसोसिएटेड मैं फ्लक्स अभी देखूं इस चार्ज के कारण, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, 0। कंसेप्ट की तरह इसे ध्यान रखिएगा। इस क्यू नॉट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे कोई भी, वो 2 बार कट कर रहा है, एक बार इन हो रहा दिख रहा, एक बार आउट हो रहा। तो इनका जो टोटल कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे हेमिस्फेरिकल सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स में वो 0 ही होगा। इस क्यू नॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। ओके सर, डन। एक क्यूबिकल सरफेस को देखो, रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E इक्वल्स टू E नॉट I कैप। OPQR STUV। मुझे ये बताइए कि टोटल फ्लक्स इस क्यूब से एसोसिएटेड कितना होगा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? E नॉट यदि कांस्टेंट कह यूनिफॉर्म। रहा हूं तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, छत से एसोसिएटेड कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? 0। क्यों? क्योंकि सर छत का क्योंकि E इलेक्ट्रिक, डॉट DA cos 90 is equal to 0। हाँ, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिग्री पे दिख रहे हैं? 90 डिग्री पे। और वैसे भी छत को क्रॉस करके आसमान की तरफ गया हो ऐसा कोई फील्ड लाइन नहीं है। और नीचे फर्श पे कितना होगा? 0। 0। 0। नीचे फर्श पे भी होगा 0। अच्छा, तो क्या लगता है
कमरे में 6 जो सरफेस हैं उनमें कितने से 0 दिखने लगा? 4 केवल छत और फर्श या 4 सरफेस से? 2 दीवार भी होंगे जिनके पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वो भी 0। तो बचा कौन? तो सामने वाला फेस। सामने वाला फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिख रहा है और एरिया भी दिख रहा है इसी तरफ, और एक पीछे वाला फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है और एरिया दिख रहा है। तो सामने वाले फेस का कितना आ जाएगा? QRST वाला E नॉट A इंटू इंटू A इंटू cos 0, और पीछे वाले फेस का कितना हो जाएगा? OPVU वाला E इंटू A इंटू cos 180 डिग्री। तो एक तो हो गया प्लस और एक आ गया माइनस में, तो टोटल कितना हो जाएगा? क्यूब से एसोसिएटेड सर 0। 0। तो कोई यदि ये पूछ दे कि क्यूब के भीतर कितना चार्ज है, तो क्यूब के भीतर कितना चार्ज दिख रहा है? सर 0। 0, क्योंकि गॉस लॉ से क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के ये क्यू टोटल फाई टोटल बराबर होना चाहिए। तो इस चित्र में क्या क्या पूछा जा सकता है? किसी एक फेस से फ्लक्स पूछा जा सकता है, या टोटल फ्लक्स पूछा जा सकता है, या क्यूब के भीतर कितना चार्ज है ये पूछा जा सकता है। तो गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेट फील्ड होता है, भीतर या बाहर जो भी चार्ज है उनका नेट इफेक्ट। ई डॉट डी एस में या ई डॉट डी ए में ई का वैल्यू, और जो वो टोटल कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए, वो किसके बराबर लिखते हैं? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। वहां क्यू इनसाइड केवल भीतर वाला चार्ज होता है, उनका अलजेब्रिक सम। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अगले टर्न पे गॉस लॉ के और एप्लीकेशन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करने में करेंगे, उसको देखते हैं।